तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम एक विशेष आयोजन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये एक ऐसी चुनौती भरी दुनिया को महसूस हम कर रहे हैं जो कि जिसकी हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। हम आप हमारी उम्र के हमसे बड़े किसी ने ऐसी महामारी से अपने आप को कभी भी रूबरू होते हुए नहीं देखा था और हम चाहेंगे भी नहीं कि हम ऐसी महामारी से दोबारा रूबरू हों। लेकिन ये जो अनिश्चितता हम सबके जीवन में आ गई है, इसने हम सबके जीवन को, हमारी जीवनचर्या को, हमारी प्रकृति को, हमारे पूरे वातावरण को झकझोर कर रख दिया है। हमें ये नहीं पता है कि हमारा शत्रु कौन है, वो अनजान है, कहाँ से आएगा, कितनी क्षति हमें पहुंचाएगा। वाकई इतनी क्षति पहुंच चुकी है कि जिसका हम अभी एहसास नहीं कर पा रहे हैं। तो इस अदृश्य शक्ति से निपटने के लिए साहित्य जगत क्या कर सकता है, साहित्य जगत क्या कर रहा है, या साहित्य द्वारा हम इसको किस तरह से अपने दूसरे लोगों तक उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इसको हम कुछ कार्य कर सकते हैं। इन्हीं सब कुछ प्रश्न बिंदुओं को लेकर के इस चर्चा का आयोजन हुआ है। मैं अभी आप सबको इस चर्चा में सम्मिलित हमारे जो वरिष्ठ वक्ता हैं उन सभी से आपको मिलवाती हूँ इस आभासी मंच के द्वारा। तकनीकी है, कई बार हमें बहुत सारी सुविधाएं देती है, तो कभी कभी कुछ तकलीफें बीच में आ जाती हैं। हमारा लाइव बंद हो गया था किसी कारण, इसीलिए उसे दोबारा शुरू किया गया है। तो अब मैं आपको इस मंच से परिचित कराऊंगी और मंच में हमारे साथ सबसे पहले तो सदानंद शाही सर हैं, जिन्होंने इस पूरे आयोजन के संयोजन की जिम्मेदारी ली और इसको आज हम सबके सामने प्रस्तुत करने के योग्य बनाया। प्रोफेसर सदानंद शाही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य और हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा वे साखी पत्रिका के संपादक हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं समाज के लिए। कई विषयों पर उनके शोध, उनके आलेख, उनकी समीक्षाएं हम सब ने पढ़ी होंगी। खुद को कविता का दुनिया का अनागरिक मानते हैं, लेकिन कविताएं भी उनकी हम सबके दिलों तक एक स्थायी पहुंच बनाने लगी है। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं श्री पीटर फ्रीडलैंडर जी। और पीटर फ्रीडलैंडर जी जैसा कि नाम से आप सब समझ सकते हैं कि अहिंदी भाषी हैं और हिंदी के बहुत ही मशहूर शिक्षक हैं। मैंने खुद हिंदी भाषा कैसे सिखाई जाए ये इन्हीं से सीखी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर मुझे इनको दोबारा सुनने का मौका मिल रहा है। श्री पीटर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा में हिंदी के विभाग अध्यक्ष होने के साथ ही जो एशिया पैसिफिक भाषाएं हैं उसके उप निदेशक हैं। उनका रैदास, कबीर आदि पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे हम सब कई बार पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रकांता एक उनकी पुस्तक है जो कि हम सबको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा कई तरह की समीक्षाएं और तरह तरह के अध्ययनों पर उनके लेख और सामग्रियां उपलब्ध है। हमारे साथ फिर मंच पर उपस्थित हैं श्री शंभुनाथ जी। शंभुनाथ जी से मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच के सहारे मिलने का अवसर मिल रहा है। वे कोलकाता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष तो रह चुके ही हैं, साथ ही केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक भी रह चुके हैं। वे इस समय वर्तमान में भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के निदेशक और वागार्थ पत्रिका के संपादक हैं। वागार्थ पत्रिका अपने आप में हिंदी में एक ऐसा नाम रखती है जिसे पढ़ने और समझने के लिए भी समझ होनी चाहिए। एक इतना स्तरीय कार्य जो हम सबको अपनी हिंदी सुधारने के लिए मददगार साबित होती है। बहुत ही प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध आलोचक और विचारक श्री शंभुनाथ जी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। इसके साथ हमारे इस मंच से जुड़े हैं हम सबके प्रिय अवधेश प्रधान सर जी। माफ कीजिएगा, इसके पहले मैं मनीषा जी, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। और मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हिंदी उपन्यास और कथाकार के रूप में अगर हम देखें तो किसी से भी शायद ही भारत में या विदेशों में उनका नाम अछूता होगा। उनकी हाल ही में उनका एक उपन्यास हरिश्चंद्र की नायिका मल्लिका पर लिखा गया था, जिसने इतनी धूम मचाई कि विदेशों तक में उसकी प्रतियां मंगाने की बहुत लोगों के मुंह से मैंने बात सुनी। अभी उन्होंने कैलाश मानसरोवर की अपनी यात्रा पर प्रकृति से यायावार नामक पुस्तक
जिसके लिए वो इस समय बहुत अधिक चर्चित हो रही हैं, जिसको भी ना मौका मिले कैलाश की यात्रा करने का, इस पुस्तक को पढ़कर वो उस यात्रा के एक पड़ाव तक पहुंच सकता है। विभिन्न सम्मानों से सम्मानित मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का हम इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश प्रधान सर जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राचार्य और प्रोफेसर हैं। हिंदी छात्रों में अति प्रिय, अपने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला के अलावा अन्य भाषाओं के इतने वृहद ज्ञान के कारण हम सबको किसी न किसी मोड़ पर इतना प्रोत्साहित किया है, जिसकी बात की जाए वो कम है। एक बहुत प्रसिद्ध आलोचक, भारतीय साहित्य के अध्येता, जिन्हें भारतीय साहित्य के बारे में जिस भी विषय पर अगर हम कहें, बेबाक, बिना रुके एक लंबी हमें बातचीत सुनने को मिल जाती है। तो ऐसे एक विशेष वक्ता को आज हम इस सब यहाँ इस मंच से सुनेंगे, और इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं शाही सर जी का, और हम स्वागत करते हैं अवधेश प्रधान सर जी का। हमारे साथ मंच पर थोड़ी देर में जुड़ेंगी इटली से अलेसांद्रा कोंसोलारो, वो हमारी 5वीं वक्ता होंगी। इस समय वो कुछ मिनटों में ही जुड़ेंगी, अभी वो जुड़ नहीं सकी हैं। तो वो इटली के तोरिनो विश्वविद्यालय के साहित्य और मानविकी विभाग में हिंदी भाषा और साहित्य की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया है। इतालवी में, हिंदी से इतालवी में अनेक अनुवाद किए हैं, और खासकर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, जिसको हम अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहते हैं, उस क्षेत्र में उनका बहुत अधिक कार्य है। और इस सब भाषा विज्ञान को समझना, भाषा को कैसे सिखाया जाए, इस कला को समझाने में एक अच्छा नाम रखने वाली अलेसांद्रा कोलोसांड्रो को हम अभी थोड़ी देर में स्वागत करेंगे। इस मंच को एक रूप देने के लिए रामकली सराफ जी, प्रोफेसर रामकली सराफ जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं। मंच से अभी जुड़ नहीं सकी हैं कुछ तकनीकी कारणों के कारण। हिंदी विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की प्रमुख होने के साथ ही हम सबके लिए गौरव की बात है कि उन्हें हाल ही में कला संकाय की प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो बीएचयू के 100 वर्षों से भी अधिक के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी महिला को इस कार्य को सौंपा गया, और ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। तो ये हमारा आज का इतना समृद्ध मंच है, जिसे सुनने का हम सबको अवसर मिल रहा है। अब ये मैं जो आभासी मंच है उसे सदानंद शाही सर को सौंपती हूँ कि वो थोड़ा सा वो इसके बारे में बताएं, और फिर हमारे वक्ताओं को इसके लिए आमंत्रित करें। सदानंद शाही सर। मित्रों, आप सबका स्वागत है। कोविड-19 के वायरस से उत्पन्न खतरे और उसकी चुनौतियों के सामने दुनिया खड़ी है। मृत्यु का एक तांडव हो रहा है। तालाबंदी में करोड़ों लोग घर में कैद हो गए हैं, तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेघर बार भी हुए हैं, जो अपनी नौकरियों से जिनके आशियाने उजड़े हैं, जिनकी नौकरियां छूटी हैं। ये चुनौती साधनहीन देशों के सामने भी उतनी ही है जितनी कि साधन संपन्न देशों के सामने। अलेक्सांद्रा जी जुड़ गई हैं, उनको स्वागत करते हैं उनका हृदय से। ये जो चुनौती आई है, जैसा कि संध्या जी ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि हमारी पीढ़ी के सामने और हमसे जो पिछली पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी है, उसकी स्मृति में ऐसी चुनौती किसी ने नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी। तो एक ऐसी चुनौती का सामना करने के लिए वैज्ञानिक अपने ढंग से लगे हुए हैं, अर्थशास्त्री अपने ढंग से लगे हुए हैं, चिकित्सक तो अग्रिम मोर्चे पर लगे हुए हैं। तो ये एक विचार मन में आया कि इसमें साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, साहित्य किस तरह से दुनिया को एक संबल दे सकता है, इस पर हम विचार करें। ये ठीक बात है कि साहित्य कोई तत्काल दवा जैसी चीज नहीं खोज सकता और कोई टीका जैसी चीज नहीं खोज सकता, या इतिहास में इसके पहले जब त्रासदियां आई
ऐसी ही भीषण त्रासदियां आई। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये त्रासदी प्लेग वाली त्रासदी से, या जिसे हम स्पेनिश फ्लू कहते हैं उसकी त्रासदी से, या 20वीं शताब्दी में जो 2 विश्व युद्ध हमने देखे, या भारत जैसे देश ने विभाजन जैसी त्रासदी देखी, इन सब त्रासदियों की तुलना में कितनी बड़ी है, इस पर बात करना तो अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी त्रासदियों को लेकर के साहित्य अपनी स्मृति में सजोता है और उस पर बड़ी रचनाएं लंबे समय तक, यानी कि विभाजन को लेके अभी भी अगर रचनाएं आ रही हैं, या जो प्लेग को लेकर के कामू का प्रसिद्ध उपन्यास है वो 47-48 में आया, करीब 30-40 साल बाद, 30 साल बाद। तो एक समय लेता है साहित्य ऐसी विभीषिकाओं का अंकन करने के लिए। लेकिन क्या ऐसे समय में, जबकि एक अवसाद, एक निराशा, एक आशंका हमारे सामने दरपेश है, उसमें साहित्य क्या भूमिका अदा कर सकता है? मित्रों, मुझे लगता है कि साहित्य एक वैकल्पिक दुनिया का निर्माण करता है। अक्षर जिसको कहते हैं उसका स्वभाव ही है कि जो क्षर न हो, जो नष्ट न हो। अक्षरों से भाषा बनती है और भाषा से साहित्य बनता है। साहित्य एक वैकल्पिक दुनिया तो देता ही है, एक आश्वस्ति हमको देता है कि ये जो सृष्टि का क्रम है, ये जो जीवन का क्रम है, वह निरंतर चलता रहेगा। तो इस ऐसे समय में, जबकि हम आशंकाओं से डूबे हुए हैं, आशंकाओं में डूबे हुए हैं, भय और निराशा का माहौल है, इस समय साहित्य एक ठौर की तरह, एक ठिकाने की तरह हमारी क्या मदद कर सकता है, इस पर विचार करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। मुझे हिंदी के कवि त्रिलोचन की एक पंक्ति बार बार याद आ रही है कि भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। तो ये जो भाषा है, वो भाषा केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि भाषा में मनुष्य जीवन का इतिहास, उसकी जीवंतता का नैरंतर्य है। साहित्य उस नैरंतर्य को के प्रति एक विश्वास हमारे मन में जगाता है और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हमें जीने का संबल प्रदान करता है। केदारनाथ सिंह की एक कविता का अंश है जिसमें वो कहते हैं कि हवा चाहे इतनी भी कम हो गई हो जितनी होती है साइकिल के टायर में, चाहे हम वधस्थल से लौटे हों, जितनी भी भीषण परिस्थिति हो, हमें जीना होगा और यहीं इसी शहर में जीना होगा, इंच इंच जीना होगा, चप्पा चप्पा जीना होगा। तो ये जो हमारे जीवन पर, आधुनिक जीवन पर एक जो बड़ी विभीषिका आई है और तरह तरह की आशंकाएं उससे ग्रस्त कर रखा है, उन आशंकाओं के मुकाबिल हमारा साहित्य किस हद तक हमारी मदद करता है, इस पर हम विचार करेंगे। और मुझे खुशी है कि विचार करने के लिए हमारे बीच हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, हमारे पीटर फेडलेंडर मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से, आदरणीय शंभुनाथ जी जिनके अभी हाल में कवि रूप से हम परिचित हुए हैं और कोरोना को लेकर के लगातार कविताएं लिख रहे हैं, वो हमारे बीच हैं। प्रोफेसर अवधेश प्रधान, जिनको मैं मानता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आचार्य परंपरा की लगभग अंतिम कड़ी हैं और प्राचीन और नवीन साहित्य के मर्मज्ञ। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, जो साहित्यकार की आंख जीवन और समस्याओं को देखने का एक अलग नजरिया देती है, उस नजरिए से देखने वाली मनीषा जी हैं।
और बेहद संवेदनशील और बेहतर इंसान और संस्कृत और हिंदी की अध्येता, और इटली जो स्वयं इस महामारी से एक रूबरू हो रहा है, उसकी विदुषी अलेक्सांद्रा जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। और ये सब मिल करके, और मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं जो प्रतिभागी के रूप में लगभग 1000 लोग इस पूरे सेमिनार को दुनिया भर में देख रहे हैं। उन सब का मैं इस विचार प्रक्रिया में स्वागत करता हूं, और विशेष रूप से संध्या जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस जो नई तकनीक में, जिसमें हम लोगों के हाथ तंग हैं, उसमें एक अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को संभव बनाया, और संभव बनाया कि एक अंतरराष्ट्रीय चुनौती का सामना करने के लिए अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर बैठे हुए लोग कैसे एक साझी समस्या से जूझ रहे हैं और जूझने का संबल प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज की बातचीत मनुष्यता को और मनुष्यता के प्रति, मनुष्य के जीवन के प्रति एक आशा पैदा का संचार करने में सफल याब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर शाही सर। अब मैं मंच पर श्री पीटर फ्रीडलैंडर जी को बुलाना चाहूंगी, और वो अब हमारे बीच इस विषय पर कोविड-19 की चुनौतियां और साहित्य अपने विचार रखेंगे। नमस्ते दोस्तों और सज्जनों, और संध्या और शाही जी को मेरा प्रणाम है कि इन्होंने इस आयोजन करवाया, जो बहुत ही अच्छी बात है हम सब के लिए कि हम एक दूसरे से इसके माध्यम जोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से जब मैंने सुना कि आज का विषय है कोविड-19 और साहित्य के बीच का संबंध है, तो मैंने समझा कि साहित्य को लेकर कुछ सोचना भी चाहिए कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, और खास तौर पर ये कोरोना वायरस के समय हिंदी भाषी लोगों के लिए कविता की महिमा इतनी क्यों है। क्योंकि मैं ये नहीं देखता हूँ कि अंग्रेजी भाषा के जो वेब है, जो यूट्यूब है, जो फेसबुक पर है, उसमें कविता की इतना महत्वपूर्ण जगह नहीं है। उसमें गद्य ज्यादा है। उसमें लोग टिकटॉक पर दिखाते हैं कि वो अपने आम जीवन में किस तरह के रोज रोज की बात करते हैं। लोग एक दूसरे के लिए वीडियोस बनाते हैं जिसमें खाना बनाने की विधि दिखाते हैं, घर में जो कुछ हो रहा है यही सब दिखाते हैं। तो ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये दिलचस्प है कि हिंदी में किस तरह की भूमिका है कविता की। और मैं इसके बारे में सोच रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि 2-4 दिन पहले यहाँ पर भारतीय उच्चायुक्त कैनबरा ने इस तरह का आयोजन करवाया, जिसमें 3 बड़ी यहाँ की कविजन ने कविता और कोविड के बारे में बातचीत की। और फिर कल होने वाला इस तरह का एक और ऑस्ट्रेलिया का एक व्यापक कवि गोष्ठी होंगे, जिसमें लोग ऑस्ट्रेलिया के 5 मुख्य राजधानियों से मिलकर एक साथ 2 घंटे तक कविताएं सुनाएंगे। करीबन 12, 13, 15 लोग उसमें भाग लेंगे और अलग अलग जगहों से अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे कविता के माध्यम से और अपनी कविताओं के माध्यम से। तो क्यों इस तरह की बात है कि हिंदी में कविता और साहित्य के बीच का संबंध सामने आ जाता है।
इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि अंग्रेजी और पश्चिमी परंपराओं में इस तरह की कविता की जगह नहीं है जिस तरह भारतीय परंपरा में है। और मैं अब भी सोच रहा हूँ कि मैं अब 43 सालों से भारत आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं मूल रूप से इंग्लैंड से था, हालांकि मैं आजकल ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ। और जब मैं पहली बार भारत गया तो मैंने देखा कि लोग आपस में बातचीत करते हैं, गाना गाते हैं, जो कुछ करते हैं जो हर समाज में किया जाता है। लेकिन बनारस में और ख़ास तौर पर भारत में जहाँ जहाँ मैं जाता था तो मैंने देखा कि और मैंने सुना कि कविता के लिए खास जगह है। कविता एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक खास माध्यम है। एक माध्यम है, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति की एक पारंपरिक अंग है। इस महामारी को लेकर मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक स्रोतों को देखूं, और फिर देखने लगा और फिर सामने आया कि जैसे पुराणों में भी महामारी का उल्लेख है। अग्नि पुराण में एक इस तरह का, क्या कह सकता हूँ, एक तंत्र का एक पाठ है जिसमें दिखलाया जाता है कि लोग महामारी, जो एक देवी के रूप में ख्याल किया गया है, उसका शक्ति अपना सकते हैं और उसके बल पर कुछ कर सकते हैं। और ये भी कविता गद्य रूप में है, ये पद्य रूप में, या माने माफ कीजिए, पद्य रूप में है, गद्य में नहीं है। तो भाषा में एक शक्ति है, ये तो स्वयं भारतीयों की संस्कृति में दिखलाया जाता है। कहते हैं कि सारी सृष्टि ओम से शुरू की गई है। तो ये स्पष्ट है कि भाषा में, शब्दों में, अक्षरों में एक शक्ति है, और उस शक्ति को अपनाने के लिए मेरे ख्याल से कविता एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। क्यों? मैं मानता हूं कि भारतीय परंपरा में मैं देखता हूं कि जब लोग आम बातें करते हैं तो हम लोग एक बोलचाल अपनाते हैं, क्योंकि हम अपना विचार एक दूसरे को प्रस्तुत कर सकते हैं बोलचाल की में। और बोलचाल तो हमेशा वही है कि वो प्रोज में होता है, गद्य में होता है। लेकिन अगर हम कोई खास बात दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को, तो हम किसी कवि के शब्दों को लेकर या अपने बात को पद में बांध करके उसका जैसे रस निचोड़ कर कहने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सदानंद जी ने कहा है कि ये अक्षर और क्षर के बीच का संबंध इसमें है, कि दुनिया में सब कुछ क्षर होता है। इस तरह जब हम इस महामारी को देखते हुए यहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ क्षर है, सब कुछ क्षण भंगुर है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी स्मृति में हम उसको अक्षर बनाए जाते हैं, ताकि हम कुछ पकड़ सकते हैं जीवन में। और मेरे ख्याल से इस तरह ख्याल करना, विचार करने का एक बहुत ही खास बात है कि इसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अग्नि पुराण में यह महामारी का उल्लेख है, और फिर मुझे याद आई कि कवितावली में तुलसी जी ने भी 1615 के आसपास ईस्वी का बनारस की महामारी के बारे का विवरण किया। तो सोचिए, ताकि क्यों? इसलिए कि इसको साहित्य कविता में बांधने से अब भी हम उसको देख सकते हैं कि किस तरह का प्रभाव था काशी में उस समय। 400 साल पहले की बात है ना, कम से कम।
और मैं उसकी 2-4 पंक्ति वेब पर पाया, क्योंकि मेरे सभी किताब यूनिवर्सिटी के कमरे में बंद हो गए हैं। कि कवितावली में जैसे तुलसीदास ने कहा कि संकर सहेर सार नार नारी बारी छार विकल सकल महामारी मज़ माई है अचारत उतारत हारत मरी जात भरभरी भारत जल थल मिची घाई। कुछ इस तरह का है। लेकिन आप लोगों में से कोई है जो मुझसे बहुत बेहतर तुलसीदास जी का अवधि हमको सुना सकते हैं। लेकिन देखिए, ये खास बात है कि तुलसीदास ने इस तरह महामारियों की बात सचमुच कहा। लेकिन फिर मैंने वेब पर इसके बारे में ढूंढ रहा था और मैंने देखा कि हाल में लोग रामचरितमानस से कुछ श्लोक अपनाते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं कि उसमें भविष्यवाणी होती है कि अब की बारी महामारी होगी यहाँ पर, और उसमें तो वो चमगादड़ों से होता होगा। लेकिन फिर मैंने उसको ध्यान से देखा और ये स्पष्ट है कि तुलसीदास जी के जो पद है जो रामचरितमानस में है, उसमें कहला जाता है कि जो जैसे पापी पुरुष है, जिसका मन दूषित है, वो दूसरे जन्म में चमगादड़ बन जाते हैं, हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि चमगादड़ों से होता है इस तरह का। लेकिन ये यही दिखाता है कि भारतीय परंपरा में कविता की कितनी अहमियत है कि लोग इस समय रामचरितमानस के बारे में सोचते हैं। और फिर मैं जीवन बार से वो कम से कम 40 साल से रविदास से संबंधित काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पहले बार भारत में आया तो कबीर साहब और रविदास गुरु जी का अनुयायी लोगों से मिले। ठीक है, माफ कीजिए, आज मेरा मन थोड़ा सा अस्पष्ट है। तो फिर मेरा मन थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन मैंने देखा कि वायरल वीडियो बन गया भारत में इस समय कि रविदास जी ने भविष्यवाणी की कि इस शताब्दी में भारत में कोरोना वायरस फैल रहा होगा। और इसके ऊपर एक वीडियो है। लोग कहते हैं कि एक पोथी है जिसमें ये लिखा गया है। तो मैंने बार बार उसको कोशिश करने की कोशिश की कि ये कौन सी बात है जो रविदास जी ने ऐसा कहा है। तो कुछ इस तरह के 2-4 मैंने पाया इस तरह। माफ कीजिए, मैं चश्मा उतारूंगा। कहते हैं कि गुरु रविदास जी ने इस तरह कहा कि सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होना भारी, चोर सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर डूबकेंगे, चीन अरब और धुरी बनेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई है, इटली में कोहराम मचेगा, विश्व तीसरी युद्ध प्रलयंकारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। तो ये तो अचंभा की बात है कि इतने समय पहले भी रविदास जी इटली के बारे में जानते थे, क्योंकि उस समय इटली नहीं होता था, ना कि लंदन भी इस तरह के बात शायद वो जानते थे। तो एक तो हम कह सकते हैं कि ये तो भ्रम बड़े बातें हैं जो आजकल फेक न्यूज़ कहलाते हैं। लेकिन देखिए, जब ट्रंप फेक न्यूज़ बनाते हैं तो वो गद्य में फेक न्यूज़ बताते हैं। लेकिन जब भारत में जब फेक न्यूज़ फैलता है, वो पद्य रूप में फैल जाता है। कविता की अहमियत इतनी है कि जो भी बातें हमें खास लगते हैं, हम उसको कविता में बांध करते हैं। तो ये एक असल में एक बड़ी बात है। और फिर मैंने उसको धीरे से मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये सब बकवास है। लेकिन मैंने देखा कि ये एक लंबा चौड़ा काव्य के एक अंश है जो शायद कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए कि ये क्यों इस तरह की बात होती है। आप भी वेब पर ये सब खोज सकते हैं क्योंकि ये वायरल हो गया है। कितना जैसे उपयुक्त है कि लोग कहते हैं कि ये वीडियो जो कोरोना वायरस के बारे में वायरल हो गया। और फिर मेरा जैसे 10-15 मिनट की समय दिया गया है, तो मैं अंत में एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि साहित्य के माध्यम से हम
एक दूसरे को अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य की एक खासियत है कि इसमें हम रस का स्वादन कर सकते हैं। कविता के माध्यम से हम रसिक प्रिय बन सकते हैं, जैसे केशव दास ने कहा। तो मैंने नागार्जुन के एक कविता पाई जिसका नाम है प्रेत का बयान, और इसको पढ़कर मुझे याद आ जाता है कि इस समय हमें याद है, हमारे मन में यही बात है कि कोरोना वायरस से कितने लोग मर रहे हैं और कितना भयंकर है ये कोरोना वायरस का प्रकोप। लेकिन उसके आसपास नागार्जुन नहीं, भविष्यवाणी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इस तरह कविता लिखी, ये प्रेत का बयान। रे प्रेत, करक कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला, कैसे मारा तू? भूख से, अकाल से, बुखार, कालाजार से, पेचिस, बदहजमी, प्लेग, महामारी से? कैसे मारा तू? सच सच बतला। कर 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 हर हर हर, कांपा कुछ हारों का मानकीय ढांचा, नचार का लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, रुकी पतला कित हित आवाज में प्रेत ने जवाब दिया, महाराज सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के पूर्णिया जिला का, सूबा बिहार के सिवान पर थाना धमदाहा बस्ती रूपोली जाति का कायस्थ, अमर कुछ अधिक 55 साल की, पेशे में से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, किंतु बुक का क्षुदा नाम हो जिसका, ऐसे किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिए, हमारे समक्ष पे अभी भूख का निकल गया भाप आवेग का। तदंतर शांत स्तंभित स्तर में प्रेत बोला, जहां तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकला थे प्राण, सहाने साकी आंत जब पेचिस का हमला। सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के बुक मरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की, रह गए निरंतर महामहिम नरकेश्वर। तो असल में हर रोज इतने लोग इस तरह मर जाते हैं, बस भूख से, बस सामान्य कारणों से। लेकिन अफसोस की बात है, हम अक्सर उनके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन महामारी के समय सबकी याद आ जाती है कि एक न एक दिन हम सबको जाना है, और हम सबको इस विषय पर एक दूसरे के साथ कविता के माध्यम हमारे विचार विमर्श कर सकते हैं। धन्यवाद। Oh, my video has stopped. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद पीटर सर। आप अपना वीडियो फिर से ऑन कर लीजिए, और जो अन्य लोग हैं वक्ताओं के अलावा, कृपया अपना वीडियो ऑडियो ऑफ रखें, क्योंकि बहुत आवाज आ रही है और बार बार आपकी ही शक्ल आ रही है। पीटर सर को बहुत लोग नहीं देख पाए, तो कृपया अपना वीडियो और ऑडियो बंद रखें। My video is auto muted by you, I believe. Oh, I think okay. Let me just do how will I. Oh, अफसोस की बात है, ये तो एक झमेला है आजकल के ज़माने में। हम सब जल्दी से ये जूम अपनाते हैं, और जूम के काफ़ी समस्याएं होती हैं असल में। लेकिन मुझसे लोगों ने कहा है कि ये जैसा है कि ये किसी जहाज का लाइफ बोट है, तो लाइफ बोट का निंदा नहीं करनी चाहिए। हालांकि उसमें कुछ
asked you to start your video. ठीक? हाँ, बन गया, हो गया। धन्यवाद आप सबको। मुझ में जो भूल चुक हुई, मुझसे जो भूल चुक हुई, क्षमा कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद पीटर जी आपका। और चूंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए मैं अब सीधे प्रोफेसर शंभुनाथ सर जी को बुलाना चाहूंगी अपना वक्तव्य रखने के लिए। और दूसरे जो वक्ता नहीं है उनसे निवेदन है कि अपना वीडियो ऑडियो बंद रखें, क्योंकि आपकी वजह से अभी मुझे पीटर सर का गलती से वीडियो बंद करना पड़ा, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोविड-19 एक महामारी ही नहीं है, यह एक सामाजिक किताब भी है हमारे लिए। हमें मालूम है कि ये ऐसी भारी विपत्ति है जो मानव इतिहास में कभी-कभी आती है, और इस बार ये बड़े भयंकर रूप में इसलिए दिखाई पड़ रही है कि टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और तमाम वैज्ञानिक सुविधाओं के बावजूद अभी तक हम इसका निदान, इसका समाधान नहीं खोज पाए हैं। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका में जितने लोग मारे गए 50,000 से अधिक, उसकी तुलना में भारत में हम देखें तो 3% से भी ज्यादा लोग नहीं हैं, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत पर कम खतरा है, भारत के भविष्य पर कम बड़ा संकट। शंभुनाथ सर, अपने आप को एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए। हम फिर वापस आ रहे हैं। मैं कहना ये चाहता था कि इस कोरोना समस्या के संदर्भ में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई, और उन चुनौतियों को हमें समझना होगा। सबसे अधिक तो हमारे सामने ये आया है कि प्रकृति से औद्योगिक समाज का संबंध कैसे बदला जाए। साहित्य हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए इसलिए बहुत अधिक जरूरी है कि यह हमें एक ऐसा अवसर देता है कि हम अपने जीवन का, अपनी मानवता का, अपनी चिंताओं का विस्तार कर सकते हैं। देखिए, दूसरी जो चीजें हैं जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, एक अर्थ में कह सकते हैं टेक्नोलॉजी भी, ये चीजें ऐसी हैं जो दूरी पैदा करती है। आज हमने जो सोशल डिस्टेंस का अनुभव बड़ी तो ये डिस्टेंस राजनीति पैदा करती है, इस तरह के अर्थव्यवस्था पैदा करती है, टेक्नोलॉजी भी पैदा करती है, डिवाइड पैदा करती है। साहित्य एक ऐसी जगह है जहां दूरी नहीं होती है, जहां आपसीपन होता है।
एक बंधुत्व की सृष्टि होती है, उस बंधुत्व का प्रसार होता है। इसलिए कोविड-19 के संदर्भ में साहित्य पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हम कैसे मानवता का विकास करना, मानवता का विस्तार करना सीखें। अगर महामारी है तो इसका सामना महामानवता से ही किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के बहुत बड़े कवि रहे हैं, उन्होंने बार-बार कहा है अपने साहित्य के माध्यम से, कामायनी में तो खास करके कहा है उन्होंने कि सभ्यता की यात्रा को जारी रखो, लेकिन प्रकृति को विजयी भाव से मत देखो। कामायनी की पंक्तियां हैं, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। तो ये कहीं न कहीं कोविड-19 यह संदेश भी दे रहा है कि कैसे हम प्रकृति को विजयी भाव से न देखें और उससे अपने अच्छे संबंध बनाएं, उससे हम अपने आत्मीय संबंध बनाएं। कामायनी में प्रलय की कथा है और ये प्रलय तो अनेक रूपों में आता है। आज हम अपनी दुनिया के संदर्भ में देखें तो और किसी चीज का भूमंडलीकरण ठीक से हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन कोरोना का भूमंडलीकरण बड़े व्यापक रूप से हुआ है। दुनिया के सारे देश, चाहे विकसित हों, चाहे विकासशील हों, हमारे जैसे देश, इस सभी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। और हमारे इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं इस महामारी के। मुझे नहीं मालूम कि पुराणों में इसके लिए जगह है या नहीं है, लेकिन एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि अंग्रेजों के आने के पहले हमारे देश में अकाल पर तो बार बार चर्चा हुई है। तुलसीदास ने अकाल की चर्चा की है, बार बार अकाल पड़ता है, अन्न के बिना दुखी लोग मरते हैं, तुलसी ने बताया ही है ये। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी महामारियों का संबंध उपनिवेशवाद से है। अंग्रेजी राज में सिर्फ हमारे देश में रेल ही, तार ही और अन्य आधुनिक चीजें ही नहीं आई थी, इनके साथ साथ कोलेरा, टीवी, हैजा, फ्लू, ऐसी चीजें भी अंग्रेजी राज में आई थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण ने किस तरह से महामारी को एक खास ऊंचाई, एक खास विस्तार दे दिया है। तो पहली चीज तो मुझे ये कहनी है कि इन महामारियों का संबंध कहीं ना कहीं उपनिवेशवादी सोच से है, तो सोच से मुक्त होना बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदी में बहुत सारी ऐसी रचनाएं आई हैं। हम देखें तो भारत दुर्दशा जब लिख रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उसमें भारत दुर्दशा अपने वक्तव्य में कहता है कि हमने मतलब वो अंग्रेजी राज ने किस तरह से कई दर्जन दूती बना करके भेजा, जैसे फूट, डाह। उन दूतियों में उन्होंने हैजा महामारी की भी चर्चा की कि ये भी जैसे अंग्रेजी राज की देन है। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि 1897 में, 96-97 में पूना में प्लेग आया था और उस समय उस प्लेग में सावित्रीबाई फुले ने किस तरह से काम किया था अपने बेटे के साथ में, और उसी प्लेग में सावित्रीबाई फुले ने अपनी आहुति दी थी। उस दौर में भी इसी तरह से एकांत में रखने की कोशिश हो रही थी। सिपाही जाकर के घरों में घुस करके कपड़े जला रहे थे और उसमें भी कई तरह से अत्याचार हुए थे, जिसके खिलाफ तिलक ने अपने पत्र में लिखा था और जिसके कारण उनको 18 महीने की जेल हुई। तो एक तरह से उस महामारी का में जो अंग्रेजी राज में जो महामारी फैली थी पूना में, और वो बंबई से आई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बंबई से आई थी। तो कैसे उसका तिलक ने सामना किया था,
कैसे चापेकर बंधुओं ने, वो जो अत्याचार कर रहा था उस जमाने में, तो चापेकर बंधुओं ने रैंड को मार गिराया। हिंदी में हम देखते हैं कि निराला जब दलमऊ की यात्रा पर जाते हैं तो पाते हैं कि हैजा किस तरह से फैला हुआ है और गंगा में लाशें बह रही हैं। निराला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? निराला की पत्नी की मृत्यु, मनोहरा देवी की मृत्यु महामारी में हुई थी। उनका पूरा परिवार उजड़ गया था उस महामारी में। तो हम हिंदी साहित्य में भी इसके जिक्र पाते हैं। अभी नागार्जुन के प्रेत का बयान की चर्चा हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। हम अनंत मूर्ति के उपन्यास संस्कार को देख सकते हैं। हम सियाराम शरण गुप्त की कविता एक फूल की चाह को देख सकते हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में जो बच्चा है उसका पिता भी हैजे से मरता है। तो इस तरह से ये जरूर है कि हमारे साहित्य में जगह जगह पर महामारियों का जिक्र है, पर उस तरह से उसे अस्तित्व का प्रश्न नहीं बनाया गया जिस तरह से अल्बेयर कानू ने प्लेग में बनाया। और उसके माध्यम से उसने पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता की जबरदस्त आलोचना प्रस्तुत। हम सारामागो के उपन्यास ब्लाइंडनेस में पाते हैं कि ऐसी जगह है जहां जो भी जाता है अंधा हो जाता है। इस तरह कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं। इन उदाहरणों के बीच से उभर कर सबसे बड़ी चीज ये आती है, ये महामारी कोई भी हो, चाहे वो पहले की आई हुई प्लेग महामारी हो या आज की कोरोना महामारी हो, यह महामारी जाति नहीं देखती है, यह महामारी धर्म नहीं देखता है, यह महामारी राष्ट्र नहीं देखती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में साहित्य का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि साहित्य के माध्यम से हम किसी न किसी रूप में महामारी के समानांतर एक महामानवता खड़ी करते हैं। एक दूसरी चीज जो आई है प्रकृति को लेकर के, कि प्रकृति के प्रति मानवीय व्यवहार रखो, प्रेम रखो, सभ्यता की यात्रा पर आगे जाते हुए भी प्रेम रखो। इस तरह से एक दूसरी चीज भी आई है कि विज्ञान को किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों ने बंधुआ मजदूर बना दिया और उसे टेक्नोलॉजी में सीमित कर दिया। आज विज्ञान को टेक्नोलॉजी में सीमित कर देने का ही नतीजा है कि विश्व मंगल ग्रह पर तो अपने यान भेज सकता है, लेकिन एक कीट के रहस्य को वो आज समझने में असमर्थ है। तो एक कोविड-19 से एक संदेश यह भी निकल सकता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल से मुक्त करो। एक तीसरी चीज जो मेरी समझ में आ रही है और वो ये है कि इंसान और इंसान के बीच फर्क, इंसान और इंसान के बीच दूरी ये बढ़ी है पिछले दशकों में। हम सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, पर सोशल डिस्टेंस का कुफल हमारा देश लंबे अरसे से भोग रहा है। इस महामारी ने यह भी शिक्षा दी है कि कैसे हम जाति से, धर्म से, राष्ट्र से और जो छोटे छोटे दायरे हैं उनसे मुक्त होकर के देखें। साहित्य में भी ऐसे दायरे बने हुए हैं, साहित्य में भी सबके अपने अपने मंदिर हैं, उनके पुरोहित हैं। तो जाहिर है कि साहित्य के क्षेत्र में भी एक ऐसा दौर आ गया है जब समूची महामानवता प्रतिध्वनित हो, जब उसके भीतर से पूरा देश बोले, जब छोटे छोटे शिविर एक बड़ी छाया, एक बड़ी छत्र छाया में विकसित हो। तो एक इस तरह से एक साहित्य में एक नया दौर आ सकता है यदि हम इस महामारी की और इस तरह की दूसरी समस्याओं की गंभीरता को समझते हैं। मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि भविष्य इतना अधिक अनिश्चित नहीं था, हमारा अस्तित्व इतना अधिक अनिश्चित नहीं था। निश्चित रूप से हमारा जैविक अस्तित्व ही नहीं, हमारा आर्थिक अस्तित्व भी
इतना अधिक अनिश्चित नहीं था। ऐसे समय में सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि हम वर्तमान से न भागें, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करें और किसी काल्पनिक दुश्मन की रचना न करें। देखा जा रहा है कि जगह-जगह किसी न किसी देश को, किसी न किसी संप्रदाय को एक काल्पनिक दुश्मन के रूप में खड़ा किया जा रहा है। यह सबसे अधिक चिंता का विषय है, क्योंकि महामारी का सामना हम छोटे-छोटे स्वार्थों, छोटी-छोटी चिंताओं के आधार पर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें महामानवता का जो संदेश है, महामानवता की छाया में आना होगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे अलग होने के पहले हर लेखक, हर कवि आज के युग में इस बेचैनी को झेलता रहा है। हर शिक्षक, हर बुद्धिजीवी आज भले ही अपने घर में बंद हो या वो सड़क पर हो या जहाँ भी हो, वो आज बहुत भारी कष्ट पा रहा है। और उस कष्ट में मैंने संकल्प लिया था कि 3 मई तक मैं रोज एक कविता लिखूंगा। मैं अपने उन कविताओं में से एक कविता सुना करके मैं अपनी बात, अपनी भावना आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वो कविता है हम बचे होते हैं। हम बचे होते हैं जैसे नदियां बची होती हैं बाढ़ में, तूफान में बचे होते हैं पेड़ और पहाड़ भूस्खलन के बाद। हम बचे होते हैं समुद्र में नमक की तरह और कहीं नहीं तो अपने पसीने में। हम बचे होते हैं जब वर्तमान से नहीं भागते, नहीं गढ़ते कोई काल्पनिक शत्रु। हम बचे होते हैं जब बच्चे पूछ बैठते हैं कोरोना की गेंद में इतने कांटे क्यों हैं। हम बचे होते हैं जब नाश्ते के पहले साफ कर लेते हैं बर्तन, जब वीडियो पुकार पर हंसते हैं अपनी कैद पर और पूछते हैं दूसरों की कैफियत। हम बचे होते हैं जब सोने से पहले सुन लेते हैं एक बार अपनी आवाज। हम बचे होते हैं जब भय को समझते दंड, अस्तित्व को प्रेम का तोहफा, सत्ता को आत्मविस्मृति और जंगलों, खेतों, सड़कों, ग्लेशियर, तारों को अपनी आत्मा के अंग। हम बचे होते हैं जब परखते कभी कभी अपनी ही कारगुजारी। हम बचे होते हैं क्योंकि हमारा बचा होना जरूरी है इतनी गोल पृथ्वी के सुंदर दिखने के लिए। मैं फिर कहूंगा कि कोविड-19 का मुकाबला सिर्फ टीके से नहीं किया जा सकता है, सिर्फ दवाइयों से नहीं किया जा सकता है। इसका मुकाबला तो इन सब के साथ हमें महामानवता के साथ घुल मिलकर करना होगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंभुनाथ जी। इतनी अच्छी बातें हम सब सुन रहे हैं आज और बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं चूंकि समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए मैं सीधे अब अपने अगले वक्ता पर आती हूँ और हमारी अगली वक्ता हैं जो खुद एक साहित्यकार हैं। तो साहित्यकार के नजरिए से अब हम देखेंगे कि साहित्य की क्या भूमिका है या साहित्य किस प्रकार इस कोरोना ग्रसित समय में हम सबको किस रूप में वो हमारी मदद कर रहा है। तो अब मैं मंच पर इस आभासी मंच पर आमंत्रित करती हूँ मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को और वो अब अपना माइक संभालें। नमस्कार, आप सभी को मेरा अभिवादन। प्रोफेसर पीटर, माय फ्रेंड अलिसांड्रा, प्रोफेसर प्रधान शंभुनाथ जी, प्रोफेसर शाही जी और संध्या जो कि तुम हम सबको जोड़ रही हो एक सूत्रधार की तरह। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ, तो ऐसे विकट समय में भी हम सब एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के जरिए सक्रिय हैं और कोविड-19 की चुनौतियों के बीच भी साहित्य को बचाने की चिंता कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहूंगी कि ये एक ऐतिहासिक विपदा का काल है। इसमें बंद हम सब मनुष्य इस घटना के साक्षी रहेंगे और ये समय भी वैश्विक इतिहास के परोक्ष साहित्य में भी अपनी तरह से दर्ज होगा। जैसा कि अभी हमने शंभुनाथ जी की कविताएं सुनी,
जहां इतिहास आम मनुष्य और उसकी यंत्रणा को भूल जाता है, वहीं साहित्य ही है जो इन अंधेरे बेबस कोनों को उभार कर पन्नों पर सामने लाता है। साहित्य हमेशा से नेपथ्य की कहानी कहता है। हम सब जानते हैं कि ये महामारी धरती पर पहली और आखिरी नहीं है। इसके पहले भी पुराण के अलावा कबीर और तुलसी की कविताओं में, जैसा कि अभी हमें पीटर भी बता रहे थे, इन महामारियों का उल्लेख हुआ है और बल्कि ये एक ऐतिहासिक तरह से दर्ज भी हुई है। और लेकिन आधुनिक हिंदी में इनका क्या भूमिका रही? आधुनिक हिंदी साहित्य में जिस तरह से पहले बंगाल का दुर्भिक्ष के समय और उसके आसपास वर्ल्ड वॉर के टाइम में प्लेग फैला, चेचक फैली, हैजा फैला, तो मैं अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जाएं तो रामचंद्र शुक्ल जी दर्ज करते हैं कि 1902 में सरस्वती में भगवान दीन जी की कहानी आई थी प्लेग की चुड़ैल नाम से। और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हाँ भारत दुर्दशा में महामारियों का उल्लेख किया ही है। और उसके अलावा हम प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी और उनके जो संस्मरण है उनमें प्लेग और हैजे के जिक्र को पढ़ते हैं। बांग्ला साहित्य में तो यह बहुत व्यापक तौर पे उकेरा गया। उर्दू साहित्य में भी महामारियों का जिक्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास आता है। एक और चीज जो मैंने खोजी उसमें यह है कि शिव प्रसाद सिंह जी ने एक उपन्यास लिखा था वैश्वानर, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि या आग। और ये भी धन्वंतरी नाम के एक वैद्य और वाराणसी में फैली महामारी पर आधारित है। हो सकता है ये मतलब उन्होंने तुलसीदास के उस काल को लेने का कोशिश की हो, जैसा कि अभी पीटर ने भी हमसे जिक्र किया था कि तुलसीदास जी ने भी वाराणसी में फैले जो एक महामारी थी उसका जिक्र किया है। लेकिन प्लेग और फ्लू दोनों जो है जीवन को बदलने वाले प्रभावों का यादगार जिक्र जो है वो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के यहाँ ही मिलता है। उनकी जो रचना है कुल्ली भाट, उसमें कवि और महामारी की भिड़ंत के दृश्य इस जो है कुल्ली भाट में खूब अद्भुत तरीके से आए, जो कि और कहीं नहीं मिलते हैं हमें। और अल्बेयर कामू तो है ही अग्रणी लेखक जिन्होंने एक कंप्लीट पूरी की पूरी एक महामारी पे उपन्यास लिखा, प्लेग। यह तो बात थी हमारे पुरोधाओं की, लेकिन समकालीन लेखक के आगे क्या चुनौतियां हैं? वैश्विक तौर पर लॉकडाउन की घटना ये पहली है। 166 साल में ये पहली घटना होगी कि पूरे भारत में रेल बंद हो गई है। जब से रेलगाड़ियां शुरू हुई उसके बाद ये रेलगाड़ियां पहली बार रुकी हैं। बल्कि भारत ही में क्यों, पूरी धरती के सीने पर अब रेलगाड़ियां धड़धड़ाती हुई नहीं गुजर रही हैं। आकाश में पंछियों को भी हवाई जहाजों का डर नहीं रहा। ओजोन लेयर है जो अपने आप को रिपेयर करने का अवसर पा चुकी है। वहीं धरती पर राज करने का घमंड करने वाली मनुष्यता अपने आप को लाचार पा रही है। हम सब वो जीवन जीने को विवश हैं जो इस धरती के पर्यावरण के अनुकूल है, घर में बंद और सीमित संसाधनों के साथ। जैसा कि शंभुनाथ जी ने अभी कामायनी का उदाहरण दिया कि हाँ, पृथ्वी भी कराहती है, पृथ्वी भी चाहती है एक छोटा सा ब्रेक। तो इस संघर्ष के साथ में सबको सबक भी तो लेना है। यही आज किसी भी भाषा के लेखक की महती जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कोरोना काल की न केवल वास्तु स्थिति अपने साहित्य में दर्ज करें, बल्कि धरती की कराह से फूटी हुई विपत्ति के कारणों और पहलुओं को भी दर्ज करें। कोविड-19 एक चुनौती नहीं, सबक है, ये हमें शंभुनाथ जी ने भी बताया। और पीटर से भी जब हम बात कर रहे थे उन्होंने भी प्रकृति की बात की। लेकिन इस बात पे बहुत गौर करने की बात है कि पोस्ट कोरोना हम सब मनुष्यों के संबंध कैसे होंगे। निस्संदेह सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द है आने वाले समय में हम सबके संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा, हम कितना अकेले छूट जाएंगे और हमारी जो दूसरों में निर्भरता है वो किस तरह से बदलेगी। इस तरह के बहुत सारे ज्वलंत सवाल हैं जो आगे आने वाले साहित्य में आएंगे। कैसे जीवन बदलेगा वो भी आने वाले साहित्य में आएगा। कल एक मजदूर दिवस था। हम सब जानते हैं कि एक 1 मई मजदूर दिवस हम सब पे एक विडंबना की तरह गुजरा था।
भारत में लाखों प्रवासी मजदूर राहत शिविरों में फंसे हैं, न वो अपने काम के रहे न वो घर के रहे हैं। हजारों तो लॉकडाउन के कारण पैदल ही अपने गांव को चल पड़े हैं। ये सब पूरे अखबारों में और हम मीडिया में देख रहे हैं। और निसंदेह ये भारत में नहीं, इटली में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका, पूरे विश्व में हुआ होगा कि मजदूरों का काम छूट गया और वो न घर के रहे न अपने काम के रहे हैं, और न उनके पास काम बचा है, और उनकी भूख इस लॉकडाउन पर भारी पड़ रही है। और उनका कहना है कि कोरोना से नहीं गए तो भूख से चले जाएंगे। उन मजदूरों के लिए मुझे धूमिल की एक कविता याद आती है, उन मजदूरों के लिए समर्पित है ये धूमिल की कविता। अच्छा तो विदा मित्र, अच्छा तो विदा मित्र, विदा जाओ, लेकिन मैं जानता हूं कि कल जब भाषा की तंगी में ऊबते हुए तुम अपने शहर में वापस आओगे, तुम मुझे गाओगे जैसे अकाल में खेत गाए जाते हैं, और अभियोग की भाषा के लिए टटोलते फिरोगे वह चेहरे जो कविता के भ्रम में जीने के पहले ही पर्दे के पीछे नींद में मर चुके होते हैं। निस्संदेह कोरोना के काल का बाद का समय भी हम पर बहुत भारी बीतने वाला है। शरीर तो लड़ता ही रहेगा जब तक हर्ड इम्यूनिटी हम सब डेवलप नहीं कर लेते, बल्कि आर्थिक, मानसिक, मानवीय संबंधों और बहुत सारे देशों के आपसी संबंधों पर भी बुरा असर पड़ने वाला है। ऐसे में लेखक को तटस्थ होकर नहीं देखना चाहिए। अपने शब्दों को सीमेंट से दरकती हुई इन चीजों को संभालना और मजबूत बनाना है कि जिस तरह की दरारें दो कौमों के बीच, दो देशों के बीच आ रही हैं, जो उन दरारों को अपने लेखन के और अपने शब्दों के सीमेंट से मजबूत बनाना होगा। वो तटस्थ नहीं रह सकता। ये ऐसा वक्त नहीं है जब लेखक तटस्थ रहे। मेरे बहुत से साथी हैं जो कोरोना काल की डायरिया लिख रहे हैं, और हम सब कहानियों में इस समय को अपनी तरह से दर्ज कर रहे हैं। कविताएं लिखी जा रही है। शंभुनाथ जी की कविता अभी हमने पढ़ी, और ये पूरी सीरीज है जो सामने आएगी। बाहरी चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन मुझे क्या लगता है कि लॉकडाउन के चलते हम साइकोलॉजिकल चुनौतियों से भी रूबरू है। अकेलेपन का अवसाद, घर में बंद रहकर मृत्यु का भय, अपनों को खो देने का भय और निष्क्रियता का अवसाद। मैं लगातार इस विषय पे लिख रही हूँ कहानी और लेखों के जरिए, और हम सब फेसबुक लाइव के जरिए लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। सकारात्मकता इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब बंगाल और भारत के कई हिस्से में चेचक और हैजा फैला हुआ था, तब विवेकानंद जी ने एक मैनिफेस्टो बनाया था, जो हिंदी और बंगाली दोनों में बनाया था, और उसमें शारीरिक सुचिता के साथ मानसिक मजबूती पे खास तौर से बल दिया था। क्योंकि जब महामारियां फैलती हैं तो हम केवल शरीर से कमजोर नहीं होते, हम मानस से भी कमजोर हो जाते हैं। तो आज के लेखकों के लिए मेरी यही गुजारिश है कि वैचारिक मतभेद, राजनीतिक रुझानों से परे सकारात्मक संदेशों और लेखन से समाज और देश को मजबूत बनाने में साथ दें। क्योंकि कोरोना से लड़ते हुए देश और डॉक्टरों और प्रशासनों के प्रयास को नकारने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने से देश और उलझ जाएगा। वो इन समस्याओं से लड़ेगा कि कोरोना से लड़ेगा। इस वक्त तो हम सबको एकजुट होना है। जैसे कि पानी में जब चींटियां डूबती हैं तो सब एक अपने आप को जोड़ के एक पुल बना लेती हैं ताकि वो सब पानी में ना डूबे, और उन्हीं चींटियों के पुल पे से बाकी चींटियां गुजर जाती है। तो अभी वक्त यही है कि हम सब मिलके एक ऐसा पुल बनाएं जो कि सारी मनुष्यता को उस पे से पार होने की गुंजाइश दे सके। लॉकडाउन ऐसा समय है जब किताबें बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं। तो जो लोग किताबों से दूर चले गए वो वापस लौट रहे हैं। आगे देखा जा सकता है पब्लिशिंग हाउसेस बंद पड़े हैं। अमेज़न और जैसी वेबसाइट केवल जरूरी चीजें ही सप्लाई कर रही है। ऐसे में किताबें तो नहीं पहुंच पा रही लोगों में, लेकिन संचार क्रांति का एक उजला सूर्य भी सामने आता है। ऑनलाइन बुक्स, ऑडियो बुक्स, लोग आजकल आपस में का जो हिंदी अनुवाद है वो अभी मेरे एक फ्रेंड ने पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, तो मैंने दोबारा से उसको पढ़ा। तो आजकल किताबें एक्सचेंज करने की जगह लोग किताबों के पीडीएफ एक्सचेंज कर रहे हैं। आगे बात करें तो इस कोरोना काल की चुनौतियों के बीच साहित्य की भूमिका क्या हो, तो मित्र अलिसांद्रा है
जो कि इंटरनेट और हिंदी पे लगातार काम और शोध करती रहती हैं। तो मैं उनको एक खास तौर से भारत से बता दूं कि इन दिनों हिंदी जगत इंटरनेट पे लगातार सक्रिय है। सभी प्रकाशक अपने लेखकों को सोशल मीडिया का मंच दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि इस काल में पाठक जगत से कैसे जुड़े एक लेखक और कैसे उनका मनोबल बढ़ा के रखे। और साहित्यिक कृतियों के पाठ हो रहे हैं, ऑडियो पुस्तकों के जरिए हिंदी कथा साहित्य और कविता लोगों तक पहुंच रहा है। हम एक कोटेशन की तरह पढ़ते थे ना कि अंततः तो किताब ही मनुष्य की दोस्त होती है, और इस बात पे धीरे धीरे लोगों ने यकीन करना बंद कर दिया था और अपने दूसरे दोस्त बना लिए थे, टीवी और इंटरनेट और बहुत सारी सोशल मीडिया को। लेकिन मुझे लगता है आज फिर वो समय आ गया जब साहित्य हमारे सामूहिक तौर पर टूटते हुए मनोबल को एक सीमेंट की तरह जोड़ रहा है। और मुझे खुशी है कि इस काल में भी साहित्यिक चर्चाएं हो रही हैं और हम सबको जोड़ रही हैं। अतीत में न जाने कितनी विपदाओं से हम निकले हैं, एक दिन इससे भी निकल जाएंगे, मगर एक बहुत बड़ा सबक लेकर। वैक्सीन या उपचार मिल जाने पर हम कोरोना को भी ठीक उस तरह से याद करेंगे जैसे कि हम इन्फ्लुएंजा, टीवी, मलेरिया, निमोनिया और ब्लैक फीवर को याद करते हैं बिना डरे हुए। और मुझे उम्मीद है कि हम एक दिन कोरोना को अतीत बनाकर एक अलग तरह से याद करेंगे। आमीन, आभार, नमस्कार। जैसा भी मनीषा ने कहा कि बहुत जल्द हम सब इस उम्मीद में हैं कि इस महामारी से बाहर निकलें और एक नई दुनिया, एक नए विश्व में प्रवेश करें। तो अब जब बात चल रही है कोरोना और साहित्य की, तो अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आचार्य अवधेश प्रधान सर जी को, और वो अब इस मंच को संभाले। नमस्कार। आप सबके लिए सुख और आरोग्य की कामना करता हूं। मित्रों, हम आभारी हैं शाही जी के और संध्या जी के, जिन्होंने हमें दूर दूर बैठे हुए भी आपस में अपनी बातें साझा करने का मौका दिया। मित्रों, सुख में आदमी उतना नहीं सीखता जितना दुख में सीखता है। दुख आता ही है आदमी को कुछ सबक देने के लिए। बड़ा दुख बड़े सबक देता है, और कुछ ही दिनों बाद जब सुख की लहर आती है तो आदमी उस सब कुछ को भूल जाना चाहता है। और अपने प्लेग उपन्यास में अल्बेर कामू ने उपन्यास का अंत करते हुए इसी की हिदायत दी है। 40 से 50 के दशक में, यानी 20वीं शताब्दी के 40 से 50 के दशक में फ्रांस के एक शहर में प्लेग आता है, और उस विभीषिका के बीच डॉक्टर रियो अपने साहस और आत्मत्याग का एक आदर्श उपस्थित करता है। लेकिन अंततः जब प्लेग समाप्त हो जाता है और पूरा शहर उसका जश्न मना रहा है, तब डॉक्टर रियो उदास हो जाता है और सोचता है कि ऐसी ही खुशी में खतरे के कारण छुपे होते हैं। इस विभीषिका ने जो कुछ मनुष्यता को सिखाया, हमें उसने जो सबक दिए, डर है कि बहुत जल्दी उन सारी चीजों को लोग भूल जाएंगे। उसके अंतिम वाक्य हैं, प्लेग के कीटाणु कभी खत्म नहीं होते, वह पूरी तरह से कभी लुप्त नहीं होता। वो हमारी किताबों और कपड़ों की अलमारियों में, फर्नीचर में, हमारे शयन गृहों में छिपकर एक उपयुक्त अवसर की ताक में रहता है, और फिर उपयुक्त अवसर आते ही अपने वे कीटाणु चूहों के जरिए किसी और सुख में डूबे हुए शहर में भेज देता है, ताकि लोग फिर से उस सबक को याद करें।
कोरोना एक बहुत बड़ा संकट है। ये अभूतपूर्व तो है लेकिन अप्रत्याशित नहीं था। बाकी लोग जो भविष्यवाणियां दोहरा रहे हैं, मैं अंधविश्वास मूलक उन भविष्यवाणियों की बात नहीं करता, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों के आधार पर बार बार आगाह किया था कि ऐसा समय आने वाला है। वायरोलॉजी के अध्ययन उन्हें ये संकेत दे रहे थे। तो ये जो संकट है ये भी जरूर एक न एक दिन खत्म होगा। डर ये है कि जब हम इस संकट से मुक्त होकर जश्न मना रहे होंगे तो इसने जो बड़े बड़े सबक दिए हैं, मानवता उन्हें भूल न जाए। हर आपदा इतिहास में अपनी निशानियां छोड़ जाती है। राजनेता अपने ढंग से आंकड़े इकट्ठा करेंगे और गवाहियां अपनी दर्ज करेंगे, लेकिन सबसे संवेदनशील, मार्मिक, प्रेरक, स्थायी और विश्वसनीय प्रामाणिक गवाहियां तो साहित्य में ही दर्ज होंगी। पहले भी जो आपदाएं आई हैं उसमें भी साहित्य ने ही सबसे प्रामाणिक गवाहियां दी हैं, जिसमें एक अल्बेर कामू का उपन्यास है प्लेग। 1965 में ब्रिटेन में डर्बीशायर के एक छोटे से गांव में प्लेग आया था, और जेराडाइन ब्रुक्स का एक उपन्यास है वंडर, द ईयर ऑफ वंडर्स, ये 2001 में छपा। और इस उपन्यास में वो एक महान गाथा सुनाता है कि जिसमें उस छोटे से गांव के लोग सिर्फ इस महान आकांक्षा से कि इस कीटाणु से बाकी लोग, दूसरे गांव, दूसरे पड़ोसी कहीं आक्रांत न हो जाएं, इसलिए उन्होंने खुद ब खुद अपने पूरे गांव को क्वारंटाइन कर लिया। वो एक एक करके मरते गए और पूरा गांव मौत की चपेट में आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी आहुति दे दी और बाकी सबको बचा लिया। तो ये जो अपने को भी आहुति देकर और लोगों को बचा लेने की भावना है, जिसको शंभुनाथ जी ने कहा महामानवता, लव एंड सेक्रीफाइस। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारतीय संस्कृति के लिए दो महान मूल्य हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए अपने को मिटा देना। ये इसी के भीतर से हीरो निकलते हैं, इसी के भीतर से महागाथाएं निकलती हैं। और मैं खुद और मैं समझता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों से देख रहे होंगे, इसमें से नए नए हीरो, साधारण झोपड़ियों से निकले हुए हीरो, मध्य वर्ग से निकले हुए हीरो, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वे डॉक्टर भी शामिल हैं, नर्सें भी और तमाम स्वास्थ्य कर्मी भी, और वे बच्चे भी जिन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ दी। मैं रोज देखता हूं लोग अपने आसपास पड़ोस में गरीबों के लिए किस तरह खाना बांटते हैं। हमारा देश इस समय महानायकों से, उनकी महान गाथाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। उनकी कहानियां रोज हमारे दिलों में दर्ज हो रही हैं, और मुझे लगता है कि साहित्य का जो बड़ा आधार है वो ये है। और जैसा कि लेनिन ने कहा था कि जो लोग क्रांति करते हैं उन्हें क्रांति का इतिहास लिखने की फुर्सत नहीं होती। जो ये महागाथाएं लिख रहे हैं वे हीरो ये कहानियां तो दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं साहित्यकार के दिल में वो सब दर्ज होता जा रहा है और वो नई नई रचनाओं में आएगा, एक प्रामाणिक गवाही बनकर आएगा। मित्रों, जो गरीब
पैदल हजार हजार मील पैदल चलकर अपने घरों को पहुंचे हैं, साइकिल चला चला के अपने घरों को पहुंचे हैं, और घरों में पहुंचने से पहले उन्होंने खुद अस्पताल में अपनी जांच कराई है। जरा उनके जज्बे का हम ख्याल करें। भूखों रहकर जिन्होंने दूसरों की चिंता की है, ये है वो हीरो। ये डॉक्टरों और नर्सों की तरह, और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस के लोग जो उत्पीड़न के लिए बदनाम थे, वे आज गरीबों को, भूखों को खाना बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक नई दुनिया बनती हुई भी दिख रही है। और आपदाएं ये भी दिखाती हैं कि मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद अच्छाइयां सहसा प्रकट होती हैं, उसका देवत्व भीतर से जागता है, लेकिन साथ ही उसका जो पशुत्व है, बुराइयां भी उसी तरह से सामने आती हैं। और प्लेग उपन्यास में दिखलाया है कि पोतार्थ एक ऐसा पात्र है जो चोरबाजारी के जरिए उस समय आपदा में भी वो कमाई करने के बारे में सोचता रहता है। हम देख रहे हैं कि इस विपदा के समय में भी कैसे उसे भी मुनाफे का अवसर बनाने की ताक में लगे हुए हैं। उसमें एक साधारण व्यापारी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां तक शामिल हैं, और जिन्स के बदौर देखें तो पीपीई किट से लेकर के दवाएं भी कहीं न कहीं, जैसा कि शंभुनाथ जी ने कहा कि विज्ञान को भी इन कंपनियों ने अपनी चेरी बनाने की कोशिश की, और उसका खमियाजा पूरी मनुष्यता भोग रही है। क्योंकि सार्स के कीटाणुओं के लिए जो प्रयोग चल रहे थे और इसमें अरबों रुपये खर्च हो गए, अगर वह प्रयोग चलता रहता तो कुछ महीनों के भीतर ही इस कोरोना के कीटाणुओं का भी कोई न कोई तोड़ ढूंढ लिया जाता, उसका टीका बहुत जल्दी बन जाता। लेकिन कहीं न कहीं मुनाफे की, बाजार की जो ताकत है, उसने उस प्रयोगशाला को, उस प्रयोग की धारा को बीच में ही रोक दिया। राजनीति भी पहले की तुलना में विनम्रता की भाषा बोलने लगी है। विपक्ष जो निरंतर आलोचना करता था, वह भी सकारात्मकता की भूमिका में उतर आया है। तमाम सरकारों में बैठे हुए शासक वर्ग के राजनेता जो ऐंठ और अकड़ की भाषा बोलते थे, वो भी विनम्रता की भाषा बोल रहे हैं। सवाल ये उठता है, और ये सवाल साहित्य ही उठाएगा, कि जब ये संकट बीत जाएगा तो क्या ये विनम्रता की भाषा राजनीति की संस्कृति में स्थायी बन के शामिल होगी? इस पर हमारा भविष्य सुरक्षित है। और साहित्यकार व्यास की तरह ही कोई माने न माने, लेकिन दोनों बाहें उठाकर बार बार चेतावनी देता रहेगा, और यही साहित्य का धर्म है। मैं समझता हूं कि मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु ने राष्ट्रीय नवनिर्माण के दौर में डॉक्टर प्रशांत जैसा एक पात्र गढ़ा, जो पूर्णिया के पिछड़े हुए गांव में मलेरिया से लोगों को मुक्त दिलाने के लिए जूझता है। और ठीक प्लेग की तरह ही उपन्यास के अंत में वो, लेकिन एक दूसरी भाषा, आशा की भाषा, जो भारतीय संस्कृति की और भारतीय साहित्य की अपनी पहचान है, वो भाषा वो बोलता है। और बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी गांव में रहूंगा। तो मनुष्यता के लिए और माटी के लिए जो गहरी मोहब्बत है, वो किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती। ये भी उसी उपन्यास के पात्र की का एक संवाद है। साहित्य की लेबोरेटरी में यही माटी और मनुष्य से गहरी मोहब्बत करने की संस्कृति का निर्माण होता है। हम मनुष्य के चित्त का निर्माण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आसमान इतना साफ दिखाई देता है। सहारनपुर के वृद्धजन जैसा कहते थे, गंगोत्री के पहाड़ अब साफ वहां से दिखाई देने लगे हैं, और जलंधर से हिमालय की चोटियां दिखाई देने लगी हैं।
ये प्रकृति का परिवर्तन भी कुछ कहता है। शंभुनाथ जी ने बहुत सही कहा कि कोरोना का संकट जैसे एक किताब हो, जैसे एक आईना हो जिसमें हम अपने को देख सकते हैं और अपने को पढ़ सकते हैं। करोड़ों और अरबों रुपया पर्यावरण संकट से मुक्ति दिलाने के नाम पर जो खर्च हुए, कितने खर्च हुए और कितने बर्बाद हुए, केवल एक इस आपदा ने शिक्षा दे दी कि प्रकृति की जो स्वाभाविक जीवनी है, उसकी जीवनी शक्ति है, हम सबको जीवन देने की जो उसमें ऊर्जा है, कैसे वो सामने लाई जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा सबक है समूचे विश्व के लिए। साहित्य ये चेतावनी देगा कि ये बड़ी शिक्षा कोरोना संकट से पार पाने के बाद भी याद रखना। दूसरे, गरीब जो किनारे कर दिए गए थे और बाजार ही एक बड़ी ताकत बन के उभर आया था और कल्याणकारी राज्य की हंसी उड़ाई जाती थी। ये खैरात बांटने से अर्थव्यवस्था नहीं चलती, लेकिन आज वो केवल जो गरीब हैं, वो गरीब नहीं, वे उत्पादक हैं। समस्त धन के वे उत्पादक हैं। उन श्रमिकों, उन गरीबों को संभालना आज सारी दुनिया की सरकारों का एक पहला वरीयता का कार्य होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आर्थिक विकास के एजेंडे पर, अर्थव्यवस्था पर भी एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा और साहित्य गरीब को भी केंद्र में ला करके इस सवाल को उठाएगा। जब डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तब साहित्यकार, जैसा कि कहा गया, लोगों को जोड़ने की, यानी अलगाव की जगह लगाव की जो बात है, उसको जोर दे के बार बार उठाएगा। और असली चीज है, प्लेग उपन्यास में ही एक पात्र कहता है कि इस पूरे संकट के दौर में एक चीज हमने महसूस की कि एक ऐसी चीज है जिंदगी में जो आदमी हमेशा उसकी तमन्ना कर सकता है, और वो है प्यार, इंसान का प्यार। केवल इस प्यार की शक्ति से ही आदमी आत्मत्याग करता है, अपने को भी निछावर करने की प्रेरणा पाता है। हमें 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रविन्द्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई एक कविता याद आती है, पुरातन भृत्य। वो गरीब घर का नौकर जिसको रोज डांट टपट पड़ती थी, जिसको बार बार घर से निकाला जाता था, फिर भी वो घर से चिपका रहता था, उसी को लेकर घर का मालिक वृंदावन की तीर्थ यात्रा करता है। लेकिन वहां उसे शीतला रोग हो जाता है, यानी चेचक, और उसके साथ तीर्थ यात्रा करने वाले उसके सब साथी भद्र लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो उसका पुरातन भृत्य, वो उसका नौकर, वो उसके साथ रात दिन रहता है, जूझता है, सेवा करता है और अंततः अपने स्वामी को ठीक कर देता है। मालिक तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंततः केष्टा बीमार पड़ता है और वो मर जाता है। ये केष्टा की जो शहादत है, दूसरों के लिए अपने को मिटा देने का जो जज्बा है, ये जज्बा ही है जो देश में, और मैं समझता हूँ सारी दुनिया में, नए नए हीरो पैदा कर रहा है। ये हीरो नई नई गाथाएं रच रहे हैं। यही हमारे साहित्य का मुख्य आधार है, और इसी आधार से फूटेगा वह आश्वासन कि मनुष्यता मरेगी नहीं। रविन्द्रनाथ ने कहा था, मानुषे विश्वास हारानो पाप, मनुष्य में विश्वास खो देना पाप है। और मैं समझता हूँ मनुष्य विजयी होगा। एक बार फिर इस महामारी पर, इस मृत्यु पर जीवन की विजय होगी, और साहित्य एक नारा लगाएगा, जो नारा राजनीति तो नहीं लगाती। राजनीति तो कभी कभी रंग की, कभी धर्म और संप्रदाय की भी, और कभी नस्ल की भी उपयोगिता समझता है और उसका दुरुपयोग ही ज्यादा करता है। लेकिन साहित्य, जैसा कि सेतु कहा गया, वह सेतु बनाता है, रचना का सेतु, जोड़ने का सेतु। तो वह प्रेम के जरिए और करुणा के जरिए और बंधुत्व के जरिए और सेतु बनाने का काम फिर नए सिरे से करेगा, एक नई भूमिका में करेगा। निश्चित रूप से माध्यम बदल सकते हैं,
रूप बदलते रहेंगे लेकिन उसकी आत्मा तो वही रहेगी, उसका धर्म तो वही रहेगा और उसका जयकारा यही होगा, जय जीवन, जय मनुष्य, मनुष्य की जय हो, यही उसका जयकारा होगा। सबार ऊपर मनुष्य सत्व तहार ऊपर नहीं, लेकिन मनुष्य भी उतना ही ऊपर होगा कि जितने से वह प्रकृति को अपने साथ लगाए रखे। मनुष्य तभी मनुष्य है जब वह प्रकृति को भी अपना मित्र समझे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, यह जो वेद का वाक्य है, हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें। मैं फिर आप सबके लिए, अपने देश के लिए, अपने सभी देशवासियों और समस्त विश्व मानवता के लिए आरोग्य की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सर। जो आपने बात कही, बिल्कुल साहित्य आज हमें कुछ पहले से अधिक जोड़ रहा है। जैसा पीटर जी ने भी शुरू में कहा था कि काव्य गोष्ठियां अधिक होने लगी हैं, और ऐसा ही अनुभव मेरा सिंगापुर में भी हो रहा है कि ज्यादा हम साहित्य के प्रति, बल्कि ज्यादा इस आपदा की घड़ी में जागरूक हो रहे हैं। तो अब समय ना जाया करते हुए मैं सीधे एलेसांद्रा कंसोलारो को बुलाना चाहूंगी इस मंच पर, इस आभासी मंच पर, कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। जैसा हम सभी जानते हैं, वे इटली से हैं और हिंदी भाषा के प्रति विशेष उन्हें लगाव है। उनका जो शोध है खासकर भाषा विज्ञान के तरफ अधिक है, और साथ ही वो भाषा शिक्षण की तरफ कई तरह की नई तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जिसका मनीषा जी ने भी अभी जिक्र किया। तो अब एलेसांद्रा कंसोलारो जी। प्रोफेसर सदानंद जी, प्रोफेसर पीटर फ्रीडलैंडर, प्रोफेसर शंभुनाथ, मनीषा जी, प्रोफेसर अवधेश जी और संध्या जी और रामकली मैम जी, दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आयोजकों सदानंद जी और संध्या जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। मैं साहित्यकार थोड़ी ही हूँ, अदनी सी हिंदी प्रेमी हूँ, तो इस अवसर में अपने विचार व्यक्त करने का मौका पाने के लिए आभारी हूँ। इटली में कोरोना वायरस की चल रही महामारी में लॉकडाउन के कारण 2.5 महीने से हमें ये आज्ञा होती है कि हम घर में रहें। बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये हमारी आजादी एक बहुत बड़ी सीमा होती है। सही बात है। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, हमसे ये अनुरोध किया जाता है कि हम अपने सोफे पर लेटे हुए आराम से पढ़ें, हमारे परिवार वालों के साथ रहें, जबकि हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी उनको अपने घरों को छोड़कर युद्ध लड़ना पड़ा। नतालिया जिन्सबर्ग द्वारा लिखा गया एक अवतरण है जो न्यूयॉर्कर द्वारा इन दिनों एक आदर्श पढ़ने वाले लेख के रूप में प्रस्तुत किया गया। नतालिया जिन्सबर्ग इतालवी लेखक, नाटककार, अनुवादक और राजनीतिज्ञ है जो 20वीं शताब्दी के इतालवी साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति है। लेखिका मैगी नेल्सन इस कहानी निकालकर न्यूयॉर्कर के पाठकों को दिखाया, और मैं भी आपसे उनके बारे में 2-4 बातें करना चाहूंगी। नतालिया लेवी 1916 में एक इतालवी यहूदी परिवार में पैदा हुई थी।
उनके पिता टोरिनो विश्वविद्यालय, जो मेरा विश्वविद्यालय है, एक फांसीवाद विरोधी प्रोफेसर थे, जो अपने 3 भाइयों के साथ फांसीवाद विरोधी के आरोपों में कैद किया गया। नतालिया छोटी उम्र में कहानियां छापने लगी और 1948 में उन्होंने लियोने जिन्सबर्ग से शादी की और इसके बाद अपने सारी कार्य नतालिया जिन्सबर्ग के नाम पर हस्ताक्षर किया। माफ कीजिएगा, मेरा फोन, 1 मिनट। पता नहीं क्या non posso, ciao. माफ कीजिएगा, फोन बंद करने का भूल गया। तो नतालिया शादी के बाद नतालिया जिन्सबर्ग हस्ताक्षर किया। तो उन वर्षों में उन्होंने ट्यूरिंग के फांसीवाद विरोध के प्रमुख प्रतिनिधियों और विशेष रूप से एनाउडी प्रकाशक घर के बुद्धिजीवियों के साथ संबंध किया। और लियोने जिन्सबर्ग, नतालिया के पति, टोरिनो विश्वविद्यालय में रूसी साहित्य के प्रोफेसर थे, लेकिन जल्द ही अपनी नौकरी खो दी क्योंकि उन्होंने फासिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इनकार कर दिया। 1940 में नतालिया ने पति के साथ कैद हुई क्योंकि क्योंकि वे दोनों उन दोनों को अब्रुzzो जाना पड़ा। अब्रुzzो इटली का एक मध्यम इटली का एक प्रदेश है जो जिसमें कोई बड़ा शहर नहीं था उस समय। तो राजनीतिक और जातीय कारणों के से कारावास में भेजा गया और नतालिया पति के साथ अब्रुzzो एक छोटे गांव गई जहां वे 3 साल तक रही। उसी समय की एक बहुत छोटी आत्मा चरित्र संबंधी कहानी है, सिर्फ 5 पृष्ठ है, लेकिन बहुत सुंदर है और टाइटल है अब्रुzzी में सर्दी। अभी इटली में वसंत है, सर्दी नहीं है, लेकिन ये कहानी मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो ये द्वितीय महायुद्ध की बात है। मध्य इटली के एक प्रदेश अब्रुzzो में सर्दियों में, और वहां ये लोग जो शहर वाले थे वे गए और उनके लिए ये अज्ञात स्थान था, एक अलग दुनिया जिसमें लगभग सभी औरतों के मुंह में 30 साल की उम्र तक कोई दांत नहीं रहा। ये नतालिया ने लिखा। और अंतिम फसल के बाद सब पुरुष गायब हो जाते थे क्योंकि उनको मौसमी काम पाने के लिए विदेश जाना पड़ता था। और पहले बर्फ के साथ एक धीमी उदासी आती थी। जिन्सबर्ग परिवार में 3 बच्चे थे और छोटी वाली उसी गांव में पैदा हुई थी। वे सब एक हरे रंग के चूल्हे को जलाकर चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे और पति ने बड़े गोल मेज पर लिखा करते थे। नतालिया गांव की दुकान में जिसका मालिक जीरो था, और वो बोलती है कि जीरो एक पुराने उल्लू की तरह दरवाजे पर खड़ा हुआ था। तो नतालिया वहां खरीदारी करके संतरे लिया करती थी। वे सब इंतजार किया करते थे।
सर्दियों के अंत का, निर्वासन के अंत का, युद्ध के अंत का। और वो लिखती है कि हमारी जिंदगी प्राचीन और अपरिवर्तनीय कानूनों के अनुसार जिया जाती है। सपने कभी यथार्थ नहीं हो जाते, और जैसे ही हम उन्हें टूटे हुए देखते हैं, हम समझते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां वास्तविकता से बाहर हैं। निर्वासन के खत्म होने बाद जब वे रोम लौट गए, नतालिया के पति को जेल में बंद कर दिया गया और वहां मारा गया। नतालिया अपने 3 बच्चों लेकर अपने माता पिता के यहाँ टोरिनो गई। अब्रुzzो में सर्दियों की ओर मुड़ते हुए नतालिया ने निष्कर्ष निकाला कि यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था, और केवल अब मुझे पता चला जब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं इन शब्दों को एक बड़ी गोल मेज पर लिखकर आपको सुना रही हूँ। थोड़ी देर बाद शायद संतरे खरीदने जाऊंगी और इस घर में कैद हूँ जहां कभी कमी नहीं रही। भविष्य के बारे में, हर चीज की अवधि के बारे में बड़ी अनिश्चितता है। मैं सोचती रहती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिसके समय का गुण हम पहचान सकते हैं और जिसके समय का आनंद उठा सकते हैं, वो उससे कोई अच्छा समय नहीं होता। और ये समय, सपना, पछतावा सिर्फ दर्पण खेल है। ये समय अभी संभव है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अलेसंद्रा जी। और आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो समय है ये स्थायी ये भी नहीं है और हमें इसका एक सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस वक्तव्य का। तो हमारी ये जो गोष्ठी, जो एक आभासी गोष्ठी जिसकी हम सब ने कल्पना की और हमने इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की, वो अपने अंतिम क्षण की तरफ आ रहा है और हम बहुत समय पर हैं। भारतीय उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी कि हम बिल्कुल समय से चल रहे हैं। 6 बजे सिंगापुर के 6 बजे, जिसमें 10 मिनट अभी बाकी हैं और बस सिर्फ अब अंत करना है। कुछ कारणों से प्रोफेसर रामकली सराफ जी, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय की प्रमुख अभी हाल ही में जो बनी है, वो कुछ कारणों से आज नहीं जुड़ पा रही हैं। तो अब मैं प्रोफेसर सदानंद शाही जी को ही बुलाऊंगी कि वो आएं और इस सभा के समापन की बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके पहले मुझे भारत से विश्वमौली जी, धीरज जी और शेखर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना है, क्योंकि इन तीनों लोगों के कारण ही आज इस 4-5 दिन में तैयार हुई जिस गोष्ठी की हम बात करें, 800-900 लोगों ने इसके लिए पंजीकरण किया और वो सब शामिल होना चाहते थे। लेकिन चूंकि हम इतने लोगों को और इतने वक्ताओं को एक मन से नहीं जोड़ पा रहे थे, इसलिए इसे हमें लाइव करके उनको जोड़ना पड़ा। तो ये सब उन लोगों के कारण ही संभव हुआ। तो विश्वमौली जी, धीरज जी और शेखर जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। और आप सभी का अब मैं सदानंद शाही सर जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आकर इस को एक समा में बांधे और हम सब इसका आनंद लें। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो हिंदी विभाग की अध्यक्ष और कला संकाय की डीन प्रोफेसर रामकली सराफ की ओर से ही कह रहा हूँ और इसी में मेरा कहना भी शामिल है। एक तो मैं हिंदी विभाग की ओर से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से, जितने भी हमारे वक्ता हैं और इस माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से जो हमारे श्रोता हैं, सबको मैं
का मैं स्वागत करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस संगोष्ठी में सबने, पीटर ने एक आयाम से बात शुरू की कि भारत में, बाकी दुनिया में गद्य में जो बातें होती हैं, भारत कविता के माध्यम से अपने दुख को, अपनी बेचैनी को व्यक्त करता है और कविता में नश्वरता का सामना करके और एक निरंतरता कायम करने की जो क्षमता है, उस क्षमता के प्रति पीटर ने एक आसूदगी दिखाई। आदरणीय शंभुनाथ जी ने कहा कि इसे सिर्फ महामारी के रूप में न देखा जाए, बल्कि यह एक सामाजिक बीमारी भी है। इस सामाजिक बीमारी को, एक बात मुझसे छूट गई, पीटर ने एक और महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि इस महामारी में कई बार जो सामान्य जीवन में जो दुख है, जो भूख है, जो करुणा है, जो अन्याय है, जो सामान्यतः नहीं दिखाई पड़ता, कई बार महामारी अवसर देती है कि वह दुख हमें दिखाई देता है। इस पर्यवेक्षण के लिए मैं पीटर का आभारी हूँ। शंभुनाथ जी ने कहा कि यह एक सामाजिक बीमारी है और ये बात आगाह की उन्होंने कि विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुनाफे के लिए लगातार कर रही हैं। और आगे चल के अवधेश प्रधान ने एक बात कही, मैं दोनों बातों को जोड़ना चाहता हूं कि एक हमारी खास आदत है। प्रधान जी ने कहा कि ये आकस्मिक नहीं है, ये हुआ तो आकस्मिक है, लेकिन इसकी अनुभूज हमको सुनाई पड़ रही थी बहुत सारे पर्यावरणविदों के आवाज में, बहुत सारे वैज्ञानिकों के आवाज में। और पृथ्वी के साथ हम जिस तरह का, मनीषा ने कहा कि मनुष्य जो ये अभिमान करता है कि वो धरती का जैसे मालिक हो और धरती का पट्टा आदमी ने लिखा लिया है, ये इसकी ओर इशारा किया। तो बहुत सारे पर्यावरणविदों ने, वैज्ञानिकों ने हमें चेताया था कि जो हम धरती के साथ बर्ताव कर रहे हैं, उसकी धरती के गर्भ में जो खनिज हैं, उनको आज ही हम दूह लेना चाहते हैं। और जितने भी पशु पक्षी जीव जगत हैं, सबको हम अपने उपभोग की सामग्री के रूप में देख रहे हैं, आदि आदि इत्यादि। उन बातों को हमने सुना नहीं। सुनना हमने तब शुरू किया जब महामारी के बाद धड़ धड़ धड़कर करके लोग मरने लगे और मृत्यु का तांडव होने लगा। तो मृत्यु के तांडव के बाद हमें यह आवाज सुनाई पड़ी। वैज्ञानिकों ने जो हमें चिताया, विज्ञान की आवाज हमने नहीं सुनी। विज्ञान को हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर दिया। तो आदरणीय शंभुनाथ जी ने और भी बहुत सारी बातें, मानवता ध्वनित होनी चाहिए हमारी सामूहिकता में, हमारी सामाजिक गतिविधि में, इसकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। मनीषा जी की आवाज में ही एक खास तरह की आसूदगी दिखाई पड़ती है और उन्होंने ये इशारा किया कि इस महामारी से मनुष्य का यह अभिमान टूटा है और मनुष्य का यह अभिमान टूटना शायद मनुष्यता के भविष्य के लिए बेहतर है कि वह नए सिरे से सोचेगा धरती पर अपनी भूमिका के बारे में। मित्रों, अलेक्सांद्रा जी ने, प्रधान जी ने एक और बात कही, और यह कि आज जो हमको विनम्रता की भाषा दिखाई पड़ रही है, वह विनम्रता की भाषा क्या हम आगे कायम रख पाएंगे? साहित्य, ये सब जो त्रासदी गुजर रही है, जिसको हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं और भुगत रहे हैं, उसकी प्रामाणिक गवाही साहित्य ही देगा। ये प्रधान जी ने इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया
और ये कहा कि माटी और मनुष्यता की जो मैत्री है वह बनी रहनी चाहिए और उसकी ओर भी इंगित करने का काम साहित्य करेगा। अलेक्सांद्रा जी ने मैं देख रहा था फेसबुक पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। पीटर और अलेक्सांद्रा की हिंदी सुन करके लोग बड़े खुश थे कि ये लोग इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो एक अच्छी हिंदी में, और मैं बताऊं एक निजी बात इस समय कहने का लोभ मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। अलेक्सांद्रा जी का मैं मेहमान रहा हूं, हफ्ते भर में इनके घर में रहा हूं और बहुत ही सुंदर घर है और सामने एक बहुत सुंदर सी झील। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के बहुत अच्छे दिनों में से वो दिन थे। बहुत ही अच्छी मनुष्य, बहुत ही संवेदनशील मनुष्य हैं और उन्होंने नताया की कहानी के माध्यम से जो बात कही और जिस संवेदना तक हमको पहुंचाया कि जो समय हमारा है, समय जिसमें हम जी रहे हैं उसको किस तरह जी रहे हैं, वह जीना महत्वपूर्ण है। और उस जीवन के प्रति एक तरह से इन्होंने आस्था दर्शाई और यह याद किया उन्होंने कि हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को तो लड़ाई के मोर्चे पर जाना पड़ा, हमें घर में रहना पड़ रहा है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आजादी हमारी एक तरह से बाधित हुई। उस आजादी को हासिल करना भी मनुष्य की और साहित्य की साझा जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कोई कुछ सवाल आए हैं और सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। उसमें एक सवाल, और मैं बल्कि आभारी हूँ, बहुत वरिष्ठ लोग और बड़े महत्वपूर्ण लोग इस संगोष्ठी को देख रहे हैं। शशि मुदिराज जी हमको दिखाई पड़ रही हैं, बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे, बल्ली सिंह जी दिख रहे हैं। तो मैं सबको साधुवाद देता हूँ। और एक सवाल किसी ने उठाया कि तनाव को दूर करने में साहित्य की क्या भूमिका है। साहित्य की तनाव को दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका यह है कि वह, जैसा कि शंभुनाथ जी ने महामानवता की बात की, अवधेश प्रधान ने कहा कि सबार ऊपर मानुषात अबार किछु नहीं, तो इस मनुष्य के होने में विश्वास पैदा करने का काम साहित्य करता है। मुझे कबीर की एक पंक्ति, हम न मरें मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा, तो ये जियावन हारा जो है, ये शब्दों में निहित जो चेतना है वही हमको, जो मनीषा कह रही थी कि निष्क्रियता की जो एक निष्क्रियता से जो एक उदासीनता पैदा होती है, उदासी पैदा होती है, उस उदासी को दूर करने का काम ये शब्दों में जो अंतर्निहित चेतना है वह चेतना करेगी। मैं अगर संध्या जी अनुमति दें तो मैं आधे मिनट में अपनी एक कविता अंत में पढ़ देना चाहता हूँ। हालांकि उस कविता का वो कविता 8-10 साल पहले लिखी गई, लेकिन आजकल हमारे कुछ मित्र उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो बल्कि हमारी फीजी की एक छात्रा जो कहीं समूह में होंगी और सुन रही होंगी हम लोगों को, उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसका वीडियो बना के और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद करके उस कविता को अपने देश में भी पहुंचाया। तो मैं वो छोटी सी कविता पढ़कर बात खत्म करना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है सब कुछ। सब कुछ खत्म होने के बाद भी सब कुछ बचा रह जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी सब कुछ बचा रह जाता है, सब कुछ के इंतजार में। हम सब कुछ खत्म होने का मरसिया पढ़ चुके होते हैं। हम सब कुछ खत्म होने का मरसिया पढ़ चुके होते हैं। शोक गीत भी
हमारा साथ छोड़ चुके होते हैं, रुदालियां रो गा कर लौट चुकी होती हैं कि अचानक सब कुछ को व्यर्थ करता हुआ प्रकट हो जाता है सब कुछ जस का तस पहले की तरह। तो मैं समझता हूं कि यह जो आपदा है, इस आपदा को ये एक नए तरह का पाठ भी हमको पढ़ाएगी और धरती पर किस तरह हम रहें, ये रहने का सलीका भी हमको सिखाएगी। और इसको सीखते हुए हम फिर मनुष्यता इस धरती पर अपना जयगान करती रहेगी। जरूर मनुष्यता के हृदय का विस्तार होगा, जिसको शंभुनाथ जी ने कहा कि महामानव का अर्थ यह है कि धरती के जो अन्य नागरिक हैं, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीवन के और रूप हैं, जो उन पर भी धरती का उतना ही अधिकार है। मनुष्य इस पाठ को इस महामारी के दौर में समझेगा और मनुष्यता की यात्रा आगे चलती रहेगी। आप सबके सानिध्य के लिए, आप सबने जो इतना समय दिया और इस समय से हमारे समय की उदासी को, अवसाद को दूर करने में एक साझा प्रयास में आप सहभागी बने, इसके लिए मैं एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से, हिंदी समाज की ओर से आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और संध्या जी तो अद्भुत हैं। संध्या जी से 4-5 दिन पहले बात हुई और उसके बाद ये सारा कुछ संभव हुआ। तो मैं समझता हूं कि संध्या जी को विशेष तौर पर आप सब लोग उनके प्रति आभार प्रकट करें। और शंभुनाथ जी को हमने अंतिम में उनको फोन किया। पीटर जी से मेरा सीधे संवाद नहीं हो पा रहा था, अलेक्सांद्रा जी से बात हो गई, मनीषा जी और अवधेश जी ये सब लोग इसमें जुटे। तो उम्मीद है कि हम लोग फिर किसी और मंच पर, किसी और रूप में मिलेंगे और शब्दों की के भीतर छुपा जो जीवन है, उस जीवन के संस्पर्श को फिर अनुभव करेंगे और उससे नवजीवन ग्रहण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सही सर, और सभी का धन्यवाद। मैं फेसबुक लाइव अभी अब बंद कर रही हूँ और हम सब अभी मंच पर 2-3 मिनट के लिए बने रह सकते हैं। एक निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि ये पूरा जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है संध्या जी के सौजन्य से, वह साखी के फेसबुक पर मौजूद रहेगा और उसे दोबारा देखा जा सकेगा। और जैसे ही वो उसका एडिटेड रूप हमको मिलेगा, हम कला दीर्घा के YouTube चैनल पर भी उसको रखेंगे और ये सारी बातचीत को हम ट्रांसक्राइब करा करके साखी में प्रकाशित भी करेंगे। ये सूचना के तौर पर हम उन अपने श्रोताओं को दे पा रहे हैं जिनके चेहरे हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो हमें सुन रहे हैं, और हम उनके जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की भी चर्चा हम लिखित आलेख में करेंगे। एक प्रतिक्रिया ले लीजिए, ना हो तो अगर समय हो तो अलेक्सांद्रा जी से और मनीषा जी से प्रतिक्रिया ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप अगर अभी देना चाहें तो अलेक्सांद्रा जी और मनीषा जी। अलेक्सांद्रा जी तो शायद संतरा प्रतिक्रिया के संदर्भ में कि कैसा रहा आज का कार्यक्रम। आप सभी अगर कुछ एक वाक्य कहना चाहते हैं, सभी वक्ता। बल्कि पद्मप्रिया जी दिख रही हैं ये पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में, इनसे एक प्रतिक्रिया ले लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, उन्हें कहिए अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, पद्मप्रिया जी अपना अनम्यूट करिए अपने को।
अनम्यूट करिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ बस। हेलो। संध्या, आप पूरा व्यू दिखा सकते हैं सारे वक्ताओं का हाँ फेसबुक पे। हेलो, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद सदानंद शाही जी, संध्या जी, मुझे आपने ये अवसर दिया। इस वक्त साहित्य को लेकर और जिस तरह के माहौल से हम गुजर रहे हैं, सबसे पहली बात जो मेरे मन में आती है कि शायद हम हर साल 15 दिन का लॉकडाउन जरूर अफोर्ड कर सकते हैं धरती के लिए। ये एक सबसे बड़ी बात हमें समझ में आती है। बहुत अच्छी बात है मुझे। धन्यवाद। बाकी सभी जो जुड़े हुए हैं, अगर 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम इसको बंद करेंगे तुरंत। हेलो। संध्या, बहुत अच्छी लगी वेबिनार ने, बिल्कुल एक नया अनुभव था और हम सब जुड़ सके। अलिसांद्रा को मैंने इतने दिनों बाद देखा और मेरी बहुत अच्छी मित्र रही है, तो पीटर जी से मुलाकात हुई इस बहाने, तो ये बहुत अच्छा अनुभव था। और इस बहाने कोरोना और साहित्य की चुनौतियां पे बहुत गंभीर चर्चा हुई। द आर्ट गैलरी का यह कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें उन दोस्तों तक जिनकी साहित्य में गहरी दिलचस्पी है, इस चैनल के बारे में जानकारी